बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आप हैरान हो रहे होंगे कि सीमल हाशमी यहाँ क्या कर रही हैं और अना यूसुफ की तरह। तो अना को बहुत बहुत मुबारक हो जी, उनके भाई की शादी हुई है और जब घर की शादी हो तो एक आधा दिन ऑफ ले लेना चाहिए। इसीलिए अना आज आपके साथ नहीं है और मेरा और आपका साथ रहेगा आज के सिटी एट 10 में। और बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। रफ़ी भाई, ये जो बैकग्राउंड में मुझे म्यूज़िक सुनाई दे रहा था सिटी एट 10 का, ये मुझे कई साल पीछे ले गया। जब 2013 में मैंने सिटी एट 10 शुरू किया था और 6 साल तक इस शो को होस्ट किया था, तो अक्सर मैं नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ और मुझे याद आना शुरू हो जाती हैं वो सारी मेमोरीज जो हमने सिटी एट 10 के प्लेटफॉर्म से क्रिएट की। और हमारे सारे के सारे रिपोर्टर्स आज भी करीबन 10 साल बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस शो का हिस्सा हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। और फिर ये क्रेडिट जो है ये भी सिटी एट 10 को ही जाता है कि अब जितने भी नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मॉर्निंग शोज चल रहे हैं वो सब के सब सिटी एट 10 को देखकर शुरू किए गए, क्योंकि उससे पहले वो एंटरटेनमेंट वाले मॉर्निंग शो हुआ करते थे। कभी खबरें मॉर्निंग शो में डिस्कस नहीं हुई थी, कभी शहर की बातें नहीं हुई थी, और आज मुल्क की बातें हो रही हैं, पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं उन तमाम मॉर्निंग शोज में जो सिटी एट 10 के बाद शुरू हुए। तो ये क्रेडिट हम सबको जाता है जी। और मेरा और आज आपका साथ जो है वो 2 घंटे तक जारी रहेगा, जिसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे, शहर को डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मैं अपना शो न्यूज़ नाइट भी बीच में ले आऊँगी, लोगों की राय भी हम शामिल करेंगे, हमारे साथ रिपोर्टर्स भी होंगे जिस पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपना सिटी 42 का न्यूज़पेपर उठाते हैं और आपके शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज आपको बताते हैं कि आज क्या है। तो सबसे पहली टॉप स्टोरी जो है वो अच्छी खबर है, शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ है। वो लोग जो बहुत ख्वार हो रहे थे अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, उनके लिए अच्छी खबर है। लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। इसके साथ साथ दूसरी टॉप स्टोरी है हमारी जी, वज़ीर आला पंजाब का 3 तरक्याती मंसूबों का 3 घंटे का तवील दौरा। और इस प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील को यकीन दहानी बनाने के लिए वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया है। तीसरी टॉप स्टोरी है जी, आईपीपी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला। आईपीपी कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्तें मुरतब कर ली। और आखिरी टॉप स्टोरी हमारी आज की, लेस्को का लाखों सारिफीन को कवानीन के बरक्स ओवर बिलिंग का एतराफ़। इन खबरों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मेरे हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं और अक्सर मुझे जब उनसे मशवरा करना होता है तो मैं उनके डेस्क पे जाकर खड़ी हो जाती हूँ और बातों बातों में ही गप लगाती हूँ और बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो मुझे मिल जाते हैं। शो में भी उनके साथ बड़ी बहस भी होती है, बात भी होती है, हमेशा उल्टा साइड लेके मशवरा ऑन एयर देने की कोशिश करते हैं और फिर बहस लंबी हो जाती है। आमिर भाई हमारे साथ हैं, आमिर रज़ा खान, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखकर खुशी हुई आज। बहुत शुक्रिया जी। लंबे अरसे के बाद मॉर्निंग शो में शुरू आपने किया था, तो जैसा आपका नॉस्टैल्जिया है हमारा भी है जी। और हम भी वो पुराना दौर, वो अपना ऑफिस पुराने वाला जेल रोड वाला, वो गोल मेज और उसके गोल मेज और उसमें याद करते वो सोफा एक पड़ा होता था साइड के ऊपर, और बड़ा मज़े के दिन थे वो। और लंबी ड्यूटी थी और फिर ट्रांसमिशन थी और पता नहीं क्या कुछ था। सब कुछ आज याद आ गया। अन्ना की कमी भी महसूस होगी, लाजमी बात है। आपको तो हम मिलते रहते हैं बाहर, आपके शोज़ भी देखते रहते हैं, लेकिन अन्ना के साथ भी अब एक एफिलिएशन हो गई है। उसने इसको बड़े अच्छे तरीके से लेकर चला और पिछले 2-3 साल से वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। और इसी के साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी हमारे सेकंड रिपोर्टर जो आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बड़े दबंग किस्म के रिपोर्टर हैं, फील्ड में आप उनको देखा करें, आपको मज़ा आ जाता है उनके साथ काम करके, क्योंकि स्टूडियो में तो अक्सर उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन अब जब से मैं खुद आउटडोर गई हूँ और आउटडोर में उनकी असिस्टेंस भी चाहिए होती है, गाइडेंस भी चाहिए होती है और हेल्प भी चाहिए होती है, और हमेशा ये मौजूद रहते हैं। अली साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ऑफ द रिकॉर्ड मैं उनको अक्सर कहती हूँ, साई भाई ये काम करा दें, और लिटरली आप यकीन जाने कि फिर मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो डीजी भी लाइन अप हो जाते हैं, वो पूरा शो भी लाइन अप हो जाता है और ये खुद भी वहाँ मौजूद रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साई साहब, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया, अच्छे लग रहे हैं आप। बड़ा प्यारा स्वेटर पहना हुआ है आपने। अभी ब्रेक से पहले जब शो शुरू होने से पहले डिस्कशन हो रही थी इस पर, तो ये मुझे ताने मार रहे थे। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि आपने आपस में प्लान करके एक दूसरे के कपड़ों की तारीफ करनी और उसके लिए वो मेरी बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहे थे। मैं बिल्कुल 100% तैयार हूँ जी। अच्छा जी, आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। बड़ा इशू बना हुआ है ये, और मैं इसको काफ़ी दिन से कवर भी कर रही हूँ, हमारे रिपोर्टर्स भी इसको बहुत कवर कर रहे हैं, इवन वज़ीर आला की भी नज़र है इस पर। मोहसिन नकवी साहब का ये डिसीजन कि लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक कवानीन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस चल रही है शहर में, लेकिन हमारा सिस्टम बैठ रहा है, वो कैपेसिटी नहीं है कि हज़ारों लोगों को डेली बेसिस पर टैकल किया जा सके, लाइसेंस बन सके, घंटों इंतज़ार। अब ये जो ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह हुआ है, आपको क्या लगता है इससे फ़ायदा होगा? देखिए, निगरान वज़ीर आला जो हैं पंजाब और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी,
वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो भी गाड़ी रोड के ऊपर हो उसका ड्राइवर जो है लाइसेंस्ड हो। ये बहुत ज़रूरी है। मुहज़्ज़म मुल्कों में तो ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई 18 साल की एज तक आया है तो उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, ये मोटरसाइकिल या गाड़ी जो भी है, और दूसरा उसके पास लाइसेंस नहीं है। यहाँ पर अफसोस के साथ सीमल कहना पड़ता है, आपको ज़्यादा दादुशुमार साहिब साहब बताएंगे, लेकिन मैं 42 लाख के करीब यहाँ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें, चिंचीज़ और ये व्हीकल्स हैं जो इंजन पावर्ड व्हीकल्स होती हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। इस शहर के अंदर 42 लाख में से सिर्फ 10 लाख लोगों के पास लाइसेंस था। इसका मतलब ये है कि 32 लाख लोग बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे, और ये लाइसेंस टू किल है। बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना लाइसेंस टू किल है, वो जिसको मर्जी मार दें। डिफेंस में जो वाक़या पेश आया जिसमें 7 जाने गई, उसके बाद जो एक्शन लिया गया, ये एक्शन अगर सालों साल पहले लिया जाता तो शायद ये वाक़या ही पेश ना आता। अगर पुलिस इतनी विजिलेंट पहले होती तो शायद कोई कम उम्र ड्राइवर मुझे होता लगता है इसमें लोगों का कसूर ज्यादा है। अब भी आप लोगों के आर्ग्यूमेंट सुने सड़क के ऊपर खड़े हुए, ओ क्या यार इतनी सख्ती कर दिया, थोड़ी सी तो ढील दे दें, ये क्या बात हुई कि गाड़ी बंद कर रहे हैं, FIR कर, दे डोंट रियलाइज द सेवेरिटी ऑफ दिस इशू। वो फिर भी नहीं डर रहे। अच्छा, मेरा अलग से है इसमें। आपसे ही कहती हूँ कि मुझे शायद नेगेटिव चीज़ें नज़र ज़्यादा आती हैं और सारी पॉजिटिव नज़र आती हैं। मुझे आता है कि पुलिस का कसूर है। देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहा जाता है पुलिस को। क्या कहा जाता है? लॉ इन्फोर्समेंट, जिसने कानून पर अमल दरामद कराना है। अगर वो नाकाम है, अगर वो किसी चिंची को आज तक चेक नहीं कर सकी, उसका चलान नहीं कर सकी, उसको नंबर प्लेट नहीं लिखवा सकी, अगर वो किसी मोटरसाइकिल वाले का लाइसेंस ही चेक नहीं कर सकी, एक डिपार्टमेंट का कसूर तो नहीं है ना? नहीं, वो ये ट्रैफिक। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं सिस्टम और गवर्नमेंट भी कसूर। पहले बात कर लेते हैं ट्रैफिक की। उसमें बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, मुझे उसका नहीं पता। रोड के ऊपर जो गाड़ी है उसके लिए ट्रैफिक पुलिस, गाड़ी को रजिस्टर करना ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। मैं ही कह रहा हूँ, जो गाड़ी रजिस्टर है उसको पकड़ना किसका काम है? उसको पकड़ना किसका काम? छोटी सी बात है इसमें। कोई क्यों आप लोग सीटीओ को बचाना चाहते हैं? सारे लोग ट्रैफिक पुलिस को, ये लास्ट प्रोग्राम से बात चली थी, लास्ट प्रोग्राम से आप नहीं थी, अन्ना थी उस वक्त चली थी, और साहिब साहब अभी मुझे हाथ मार रहे हैं। आप क्यों लोग कहते हो कि ट्रैफिक पुलिस? देखिए, आप सिर्फ ब्लेम ट्रैफिक पुलिस पर डालेंगे तो बात नहीं बनेगी। नहीं आमिर भाई, इसमें आवाम कसूरवार है, आप माने। अभी भी आवाम को रियलाइज नहीं हो रहा लाइसेंस बनवाना है। चाहे FIR काट लें, गाड़ियां बंद कर लें, बच्चों को थाने में बंद कर दें, लोगों को नहीं असर हो रहा। हर 10 में से 2 गाड़ियां और मोटरसाइकिल कम उम्र ड्राइवर चला रहे हैं। आपकी असल में ना स्पीड हमसे तेज होगी क्योंकि आप रोड शो करते हैं। नहीं, मैं आपको आर्गुमेंट दे, नहीं, आप आर्गुमेंट दें, आप जरूर दें आर्गुमेंट। मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ भाई आपकी स्पीड स्लो हो गई, आप 10 पे बैठ गए, हमारा क्या कसूर है? एक डकैती पड़ती है, आप फील्ड में जाएं। एक डकैती पड़ती है, उसका जुर्मवार जो है वो कौन होता है? वो आदमी होता है, वो आपका शहरी होता है, जो भी होता है, इस मुल्क का रहने वाला ही होता है ना। उसको पकड़ना किसका काम? पुलिस का। क्या दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं? ये मिसाल बनती नहीं है। जहाँ पे अगर कम उम्र ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसको पकड़ना किसका काम है भाई? नहीं मान रहे, किसका काम है? पुलिस का काम है। आपकी बात ठीक है, लेकिन पुलिस का काम है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी को रोके। आप आए, मैंने कल एक गाड़ी देखी जिसके ऊपर नंबर प्लेट की जगह लिखा था XMPA। कोई माई का लाल वो क्रीम ब्लॉक के इशारे से गुजरा है, सारी पुलिस खड़ी थी। कोई किसी माई के बाप लाल के अंदर ये जरूरत थी कि उसको रोके। ये वंस इन अ ब्लू एक केस हो जाता है। सही साहब, आप क्या कहेंगे? मैं रोज देखता हूँ। लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पोर्टल यानी कि गवर्नमेंट तमाम सेटअप और सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। अब लोग ही ना बनवाना चाहे, लोग ही रियलाइज ना करें, लाइनें लगी हैं भाई, तो पुलिस का क्या कसूर? लाइनें लगी हुई है, डंडा सर पे पड़ा है ना, इसलिए लाइनें लगी हुई बात ये है कि लाख इख्तलाफात हों, आप खुद ही माशाल्लाह कह रहे हैं कि मैं नेगेटिविटी को ज़्यादा देखता हूँ, खुद मान गए, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इनको हम फील्ड में भेजेंगे, फील्ड में जाएंगे ना तो थोड़ा ज़हन खुलता है। सही साहब, आपसे मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, सारा दिन आपकी सारी रिपोर्टिंग मिला लेना तो आप मेरी जितनी रिपोर्टिंग आपने अभी नहीं की होगी। मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे अंकल हैं। नहीं, आप बात को माने। देखिए, जब आप बहस करना चाहते हैं मौका देंगे तो फिर नहीं, आप अपनी रिपोर्टिंग के साथ बताएं, मैं बताता हूँ। आप फील्ड में ज्यादा काम आप नहीं है, मैंने करवाया। मैंने कहा इज़हार है इनके साथ की, तो जो चिड़िया कौवे सारा कुछ यहाँ से चला गया। तजुर्बा बड़ी चीज होती है सही साहब, तजुर्बा बड़ी चीज होती है। पिछले 4 साल से डेस्क पे बैठे हैं, बड़े डेस्परेट हैं ना, ये बाहर जाते हैं सारा दिन एक चलाको मासी तरह
कभी ओदी चुगली, कभी ओदी लात खींच, कभी ओदी। अच्छा चले हम खबर पे आ जाते हैं। आमिर भाई ने एतराज किया और उन्होंने कहा सारे का सारा ब्लेम पुलिस पर मजाक की बात है, ज़ाहिर है उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, जितनी हमारी उम्र है उतना उनका तजुर्बा है, उसको तो हम चैलेंज बिल्कुल नहीं करते। मसला ये है कि सीएम साहब ने अनाउंस किया कि लाइसेंस बनवाएं। अब आप देखें कि आपके शहर में इतने सोर्सेज हैं पुलिस के पास, जितनी आपकी आबादी है। अब सीएम साहब ने एक अनाउंसमेंट की, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं खुद भी पहले इस बात पे पूछता था कि जब आपका सिस्टम सेंट्रलाइज है तो लाहौर का बंदा सियालकोट लाइसेंस क्यों नहीं बनवा सकता, सियालकोट का लइये क्यों नहीं बनवा सकता, जब आपका सिस्टम जो सेंट्रलाइज है। फिर सीएम साहब ने वो सारा सेंट्रलाइज कर दिया। पहले था कि सिर्फ लाहौर का बंदा ही लाहौर से लाइसेंस बनवाएगा, अब किसी भी जिले का कहीं से भी बनवा लेगा। सीमल, आपके जो एवरेज लाइसेंस जारी हो रहे थे पहले तकरीबन 200 के करीब ड्राइविंग लाइसेंस और 2 से 2,500 लर्निंग लाइसेंस, तो उसके लिए उनके पास कैपेसिटी थी। चूँकि लोगों का रुझान ही नहीं था, बनवाते ही नहीं थे, चाहे जो मर्जी कर लें, चलान हो जाए। सीएम साहब के अनाउंसमेंट के बाद जब इस पर इन्फोर्समेंट की गई, जब इस पर फोकस किया गया, तो ये लाहौर में चला गया एकदम 11-12 हज़ार पहले हफ्ते में, फिर ये चला गया 15-16 हज़ार। पूरे पंजाब में ये पहले दिन जो मैंने खबर दी कि 70,000 लाइसेंस जब इन्होंने DLMIS-2 मुतारफ़ कराया है कि जिसमें जो सारा डाटा फीड नहीं करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी, तो वो चला गया 72,000 पे, 30,000 26,000 से बढ़ के पूरे पंजाब में 72,000 पे, लाहौर में चला गया। ये बड़ा नंबर है और ये परसों 1,11,000 पे चला गया। तो 1,11,000 लर्निंग लाइसेंस, एक सिस्टम जिसमें से पूरे और जब से ये पूरा शुरू हुआ है मामला 3 लाख से ऊपर के लाइसेंस जो हैं वो लर्नर 5 से 6,000 जब बन रहे थे और कहाँ 1,11,000, तो फिर आपका सिस्टम उस तरह काम नहीं। बिल्कुल सही। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर ऐड करना अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आमिर भाई के पसंद की बात करने लगा। अब बात कर लेते हैं ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस सड़क पे काम कर रही है, चलान भी कर रही है, लोगों को पर्चे भी दे रही है और थानों में पर्चे हो भी रहे हैं। अब अगली चीज़ क्या हो रही है, मैं कल रात की आपको एक मिसाल देता हूँ जो मैं हमेशा सीएम साहब को पॉइंट आउट करता हूँ, हो सकता है उनसे ओवरलुक हो जाती है, मैं आईजी साहब को भी कहता हूँ। परसों रात को गुलबर्ग थाने में एक बच्चा अंडर एज पकड़ा गया, उसका वालिद गया है, उसने कहा शख्सी जमानत, उसने कहा नहीं लेंगे ऐसे करना। वहाँ पे तफ्तीशी ने भी इनकार कर दिया। बड़े अफसर का रीडर था, उसने कहा कि आप 50,000 रुपया मुझे दें, इसमें एक लफ्ज़ का भी ऊपर नीचे नहीं होगा, 50,000 रुपया मुझे दें, आप अपना बच्चा ले जाए। उसने कहा कि 50,000 तो ज़्यादा है। उसने 40,000 में सौदा हुआ, 40,000 में बच्चा एक रात घर रहा है। तो देखिए ये काली और ये एक नहीं, ये आज सुबह मुझे बंदा मिला है, ये सुबह मुझे एक बंदा मिला है। सुबह जब मैं उसको बात सुना रहा था, उसने कहा साई साहब मेरा सगा बन जाए, 10,000 रुपया दे के तो मैं कर ले। ठीक है, 10, 5,000, 40,000 हमारे घर मोहल्ले में जो तंदूर है उसका उसने अपना साला। अब रेट बढ़ गए हैं, रेट बढ़ गए हैं, 5,000 वाला काम नहीं हो रहा, अब 10-12,000। अच्छा मैं आपसे एक सवाल अभी मुझे एक अब ड्राइविंग लाइसेंस का रेट भी 30,000 चला गया। अब ड्राइविंग लाइसेंस 15,000 से 30,000 पे चला गया। आपने इन्फोर्समेंट की तो ये पहले भी हो सकती थी ना, वज़ीर आला ने ऐलान किया तो हो गया। साई साहब खुद कह रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट ने कभी बैक किया ट्रैफिक पुलिस को इस तरह से जैसे अभी निगरान बस कर बुज़दार साहब के दौर में क्या हुआ, आप देखते हैं तो भाई किसी चीज पर कोई इसका काम नहीं हुआ। मतलब है शहबाज शरीफ साहब के काम ट्रैफिक पुलिस का एक सर्विस स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे ही साई साहब एक लॉज बने हुए हैं, कानून है, उस पर अमल दरामद कराने के लिए क्या वज़ीर आला का ही कहना जरूरी है? क्या पॉलिटिकल बैक जरूरी नहीं होती? गवर्नमेंट की बैक जरूरी नहीं होती? आप गवर्नमेंट की बैक जरूरी होती है, पॉलिटिकल बैक जरूरी नहीं होती। गवर्नमेंट की बैक की बात, आप गवर्नमेंट की बात करें, आप पॉलिटिकल बात करें, पॉलिटिकल तो है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल नहीं है। अच्छा, एक बात करता हूं यहाँ पे, निगरान हुकूमत अभी की पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। की बात है, कर लेते हैं। गवर्नमेंट की बैक जरूरी कब गवर्नमेंट ने कहा है? क्या आप सुना चेक मैं बताता हूँ, कब ये गवर्नमेंट ने इतनी मैसिव कैंपेन के लिए क्या शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, या बुज़दार साहब ने कहा था, या चौधरी परवेज इलाही ने कहा था, या हमजा शहबाज ने कहा था? उनको अपने सियासी अपने सियासी सर्कल्स हैं जो उन्होंने खेला। ट्रैफिक पे आ गया। अच्छा, सुबह मुझे एक बात बताएं, आप साफी कॉलोनी देखिए? हाँ जी, मैं वहाँ पे कब्जा ग्रुप है होंगे, पहले एक्टिव थे, अब उस तरह एक्टिव क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट का स्टैंड बड़ा मैटर करता है आमिर भाई, ग्राम हुकूमत हो या सियासी हुकूमत हो। अगर सियासी हुकूमत अपनी सियासत मैंने इनकार कब किया? वहाँ मैंने लोगों से पूछा कि क्या वजह है, नहीं किया ना, सही कह रहे हैं। क्या सियासी लोग बैकग्राउंड करते हैं, क्यों बैकग्राउंड साई साहब की एक ड्यूटी है, पूरी प्रॉपर देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि उनसे वोट लेते हैं। साई साहब आपकी एक ड्यूटी है, जो कब्जा ग्रुप, साई साहब आपकी एक ड्यूटी है। आमिर भाई अगर दफ्तर आपकी एक ड्यूटी है, आप मुझे फोन करते होते हैं ना, ये खबर को इस तरह कर लें, ये करते हैं ना, एग्जैक्टली फोन करते हैं। देयर इज माय पॉइंट, आप फॉलो अप लेते हैं। सुन ले, आपकी एक ड्यूटी है, बिल्कुल है, और आप उस ड्यूटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जो आपको कहा गया आप उसी के अंदर काम करें, जो आपको कहा गया।
उसके लिए बार बार इश्तिहार देने की जरूरत तो नहीं है मुझे। नहीं है ना। फिर भी देते हैं आप? नहीं देते। रिमाइंडर कॉल करते हैं? नहीं, रिमाइंडर कॉल है कि अगर कोई बात रह गई है। आमिर भाई उनको डर होता है, आप पूछगछ करेंगे, जब किसी को डर ना हो ना, आप हमारे पास एक असाइनमेंट आई, आपको पता है पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चलता है। एक असाइनमेंट आई, हमने बता दी। ऐसे सही तो वैसे आमिर भाई इतने मुहज्जब तो हैं नहीं हम। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, इतने मुहज्जब नहीं है। हाँ, सही कह रही हैं कि पाकिस्तान मुझे मेरा वास्ते गैर मुहज्जब लोगों से तो मैं क्या कर रही हूँ। ये सिस्टम, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, मेरी और सही साहब की बात ये बिल्कुल नहीं हो रही है। बहरहाल जी आगे बढ़ेंगे, हम अगली खबर की तरफ भी चलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और इस शो की खूबसूरती ये है कि जितनी ऑन एयर बातें होती हैं उससे ज़्यादा ऑफ एयर बातें होती हैं और डिस्कशन होती है और ऐसे दिमाग खुलता है, चीज़ें ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू जब सुनने को मिलता है तो मज़ा आता है उस पर बात करने का। और यही हुस्न है उस शऊर का जिसका हम जिक्र करते हैं कि आज हर शख्स में, वो चाहे रेडी लगाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, लैंड क्रूज़र चलाने वाला हो, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन रखता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर है कि वज़ीर आला कई घंटे तवील दौरा करके पहुँचे और तरक्याती मनसूबों पर 24 घंटे काम होगा, रीमॉडलिंग शुरू कर दी है। और इस पूरे सूबे में जिस स्पीड से काम हो रहा है, जिसे मोहसिन स्पीड कहा जाता है, अब तो अक्सर लोग आमिर भाई शो करते हुए पूछते हैं ये मोहसिन नकवी सोते भी है कि नहीं सोते। मैं कहती हूँ हमसे पूछे, पिछले 10 साल से उनकी लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं तो हमें आइडिया है। 15 साल हो गए। आमिर भाई 15 साल काटूंगा। मैं ना कल सीमल डेरे गाँव गया हुआ था, तो मैं डेरे पे बैठा था, तो वहाँ पे बुजुर्ग बैठे होते हैं, वाला साहब, चाचा और भी गाँव के लोग। तो एक बाबा जी मुझे कहते हैं यार मोहसिन नकवी घर भी जाता है कि नहीं, सारा दिन फिरता रहता है, कभी किसी अस्पताल कभी किसी थाने। तो और यार ये उनकी तारीफ है, ये उनकी तारीफ जिस तरह से लोगों की बातें सुनता है। कहते हैं पहले तो कभी इस तरह तो कोई डीसी नहीं करता, कोई एसी नहीं करता, कोई एमपी एमएनए हमने देखा है पूरे 5 साल इतने विजिट नहीं करता जितना वो वज़ीर आला हो के तमाम हॉस्पिटल। माशाल्लाह जी, अल्लाह नजर ना लगाए। मैं तो सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको सलामत रखे। उसकी रीजन ये है कि गरीबों की आवाज़। जब ये निगरान बने थे ना, पहला प्रोग्राम था मॉर्निंग शो, तो मैंने उसमें कहा था कि हमने 15 साल देखा है, अब पूरा पंजाब देखेगा, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा। अब तो पूरा पाकिस्तान पे, अब तो आपको सिंध के निगरान वज़ीर आला नजर आ रहे हैं, केपीके के नजर आ रहे हैं। बाहर से एक फ़ोन आया मुझे और उन्होंने कहा जी सिर्फ इसलिए फ़ोन किया है कि आप उनके अदारे में काम करते हैं, तो मोहसिन नकवी को जो है वो आप हमारी तरफ से कहें कि जितना काम आप कर रहे हैं आप ही रहें। मैंने कहा रहना नहीं है, रहने आनी तो जमहूरी हुकूमत है, लेकिन ये है कि जब तक वो रहेंगे हमें पता है कि वो अपना काम लोगों ने इलेक्शन पे गिव अप कर दिया। आप सोचें कि रिक्शे वाला मोहसिन साहब की कैंपेन कर रहा है, कहता है इन्हों ही रहना चाहिए, नहीं चाहिए सानू इलेक्शन है, साडे वज़ीर आला ने सही आवाज बन में चले जाएं। आपको बहुत सारे अफसरान कहते हैं कि इस तरह का सीएम होना चाहिए जिसका कोई प्रेशर नहीं। आप नहीं, कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो तो अभी कहते हैं कि नाखुश हैं, काम करना पड़ रहा है ना, काम करना पड़ रहा है, दिन को चैन है ना रात को सुकून है, काम करना पड़ता है। तो उनके बड़े मसाइल हैं, बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो दफातर में लोग काम करते हैं, वो बड़े खुश हैं, कोई प्रेशर नहीं। किसी जगह से कभी सीएम ऑफिस से फोन नहीं आया कि आप ये भी करके अभी हमें भेजिए, कोई इस तरह का मसला नहीं है कि ये फलां फॉर्म अभी रजिस्टर करें और अभी हमें फ़ोन करके बताएं। मैं चूंकि एक्साइज में कोई पॉलिटिकल फोर्स भी नहीं पीछे नहीं है ना, तो लिहाजा लोगों का काम उस तरह से नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, मेरिट पर काम चल रहा है। इस बात पे नहीं चल रहा कि एमपीए का साहब का कोई बंदा आया है, कोई एमएनए का करिंदा आया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर आया है, ये काम ही नहीं है। जो मेरिट पे है उस काम की निगरानी हो रही है, तो यही निगरान हुकूमत का काम है। निगरान हुकूमत बड़े लोग क्वेश्चन भी लगाते हैं इस पर, जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जिस तरह से तरक्याती काम हो रहा है, जो मुखालिफिन है वो ये कहते हैं कि ये काम नहीं है निगरान हुकूमत का। नहीं, एक चीज ये जो करने आए थे उन्हें वही करना चाहिए और फिर उनकी सुई जो है वो इलेक्शंस पर आती है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया 8 फरवरी की डेट, ये शेड्यूल आ जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करना है भाई, निगरान ने तो आपका इलेक्शन करवाना है, शेड्यूल आएगा, इलेक्शन अनाउंस हो गया, डेट अनाउंस हो गई, वो गवर्नमेंट करवाएगी। लेकिन ये देखें क्या मोहसिन नकवी साहब अपने घर के काम कर रहे हैं, क्या मोहसिन नकवी साहब अपने दफ्तर के काम कर रहे हैं, क्या मोहसिन नकवी साहब अपने अजीज़ों करब के काम कर रहे हैं। भाई वो काम जो आपकी जमहूरी हुकूमत 4-4 सालों में मुकम्मल नहीं करती थी, जो आपके सीएम साहब सिर्फ इफ्तिताह के लिए आते थे और मैक्सिमम 5 मिनट खड़े होकर इफ्तिताह किस चीज का करना था, पता नहीं कब काम ही नहीं किया, फौजदार साहब तो ये सारे काम सोच भी नहीं सकते थे। पिछले 4 साल में जो पंजाब का हाल हुआ, चोलिस्तान के हारियों को 45 साल पहले अनाउंस हुआ था कि उनको 12 एकड़ जगह दी जाएगी जिसको वो आबाद करेंगे।
अब आके निगरान हुकूमत ने दी 45 साल के बाद। आप सोचो एक नस्ल आके चली गई होगी बिल्कुल। अब उनको बेचारों को 12 एकड़ जमीन मिली और वो भी बंजर जमीन है जिसको उन्होंने आबाद करना है। ठीक है, गवर्नमेंट उसको नहर बना कर देगी या बाकी पानी की फैसिलिटी, लेकिन ये वो चीजें जो अबेंडेंड थी। इसी तरह आप आ जाए अकबर चौक फ्लाईओवर के ऊपर आ जाए, आप शदरा के ऊपर आ जाए, कितनी बात हुई। ये जो लोग बात करते हैं ना कि ये निगरान हुकूमत का काम, अच्छा निगरान हुकूमत का काम क्या होता है फिर? अगर कोई जुर्म हो रहा है तो होने दे, अगर रोड टूटी हुई तो टूटी रहने दे, अगर कहीं को मसला हुआ है तो निगरान हुकूमत सो जाए जाके। निगरान सोई होती थी। ये निगरान हुकूमत आई तो इसने कहा कि भाई फंड पड़े थे, वो अप्रूव्ड हुए थे, कहाँ हैं फंड्स? बगलों में दबा के ये ब्यूरोक्रेसी और ये पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे। ये अवाम का पैसा था जो अवाम पे लगना था, नहीं लग रहा था। तो आज पूरे पंजाब में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है ये अवाम का वो पैसा है जो ये लोग नहीं लगा रहे थे, अफसरशाही उसको दबा कर बैठी थी। मुझे बताएं, अभी कल की बात है, 125 अरब अप्रूव किया कैबिनेट ने परसों रात को। वो 125 अरब पड़ा था तो पड़ा था अप्रूव हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आमिर भाई। और इसमें उस चीज की नफी हुई कि आपको याद होगा कि बुजदार साहब आके कहते थे ब्यूरोक्रेट्स मुझे काम नहीं करने देते। अब शायद उन्हें समझ आ रहा होगा कि काम कराया कैसे जाता है, काम होता कैसे है और आवाम की खिदमत कैसे। काम करने का पता ही नहीं था, डिटर्मिनेशन नहीं थी ना, हज़म नहीं था, याशी करनी थी, मजे लेने थे। यहाँ पे ठेकों में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कमीशन नहीं, ठेकेदार के साथ कोई पहले कमीशन तय नहीं होती। ठेकेदार को पहले सबसे डायरेक्शन ये दी जाती है कि ये टाइमलाइन है, इसमें आपने मुकम्मल करना है। अगर आप मुकम्मल नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ आपकी पकड़ होगी। मैं शो करने गई, ठेकेदार मुझे कहता है ताड़ा सीएम साहब सानू कार नहीं जान दे रहे। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। वजीर भी कहते हैं ये तो बात, वजीर भी कहते हैं आवाम की खिदमत के लिए काम हो रहा है और तारीख की सबसे छोटी तरीन कैबिनेट के साथ हो रहा है, पिछले 1 साल से हो रहा है। और उसकी जो तारीफ है वो ना मैं कर रही हूँ ना कोई और सहाफ़ी कर रहा है, बल्कि आवाम कर रही है जिनके काम हो रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले साई साहब ने इलेक्शंस का जिक्र कर दिया, 8 फरवरी का जिक्र कर दिया और उस जिक्र में जब शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है इलेक्शन का, लेकिन वहीं पर आपसी मोहब्बतें, दोस्तियाँ, सारा कुछ चल रहा है। मेरे दोस्त बनोगे या नहीं बनोगे ये चल रहा है सियासत में कि सीट एडजस्टमेंट करनी है, इत्तेहाद करना है या नहीं करना। अब नून लीग और IPP सीट एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त जो है वो तैयार की जा रही है। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि अगला वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो। ये कैसे कह सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको अगली बात करने लगा था कि मैं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं। मसलन आप बिलावल साहब की सारी तकरीरें सुन लें, वो नवाज शरीफ आ रहा है। सीमल एक बात सुनिए, जब वर्ल्ड कप हो रहा था, अगर मुझे बात तो सारे लोग कहते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत गया ना। इंडिया में जो वर्ल्ड कप, अच्छा नहीं, वो आप बिलावल साहब इंडिया के साथ हुई वो इलेक्शन में नून लीग के साथ ना हो जाए। अच्छा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कौन कह रहा है? बिलावल साहब कह रहे हैं कि चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने कौन जा रहा है? वो जिसने 3 बारियां ली हुई है। हो सकता है कौन बनने जा रहा है? सियासी ट्रिक कौन बनने जा रहा है जिसने चौथी दफा बारियां ली हुई? पूरा बलूचिस्तान इस वक्त नून लीग के साथ खड़ा है। नून लीग कराची में कोई MQM से इत्तेहाद कर चुकी है। नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान से सीट एडजस्टमेंट के लिए कर लिया है। तो इसका मतलब सदर आज या कल में खैबर पख्तूनख्वा में खटक साहब के साथ होने जा रहा है सीट। तो फिर इलेक्शन ना कराएं। अगर आप इतने हैं तो फिर आपकी तो ये भी डिमांड होना चाहिए इलेक्शन ना कराएं। मैंने इलेक्शन की बात ही नहीं की कि इलेक्शन कराएं या ना कराएं। अब आ गया IPP, एक बड़ी पार्टी जो कि बनी थी पंजाब के अंदर, जो कि सारी PTI टूट कर बनी थी, वो भी सीट एडजस्टमेंट किसके साथ करने जा रहे हैं? चीजें नजर आती हैं जो सियासी तजियाकार होते हैं। सियासी है कौन? PTI को जिस तरह से बिल्कुल एक साइड पर हो गए, लोग भाग गए, पकड़े गए, अंदर हैं, जेलों में हैं। बहुत सारी जमातें हैं जो शुजात साहब देखें इत्तेहाद कर चुके हैं। अच्छा आमिर भाई, एडजस्टमेंट हो गई। मुझे समझ नहीं आती है अभी भी जिन लोगों को शक है, जो कि मेरे दाएं बाएं हैं, उन लोगों को अगर शक है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो उनको किस बुनियाद पर है? लेकिन कोई भी इतना शोर किस बुनियाद पर है? किस बुनियाद पर है? मैंने वो बुनियाद बता दी जिस बुनियाद पर मुझे नजर आता है
आज भी अवाम में पीटीआई मकबूल है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा मैं आपको एक बात, वो तो मुझसे आर्ग्यूमेंट करते हैं दरख्त ने भी टिकट दे देगा तो ऐसी उन्होंने वो ऐसे होता है, कहते हैं ये पंजाबी आज का नहीं है, ये आज का नहीं है। मौका देना, ये कहा जाता था भट्टो साहब खंबे को टिकट देंगे ना, ये सबसे पहले भुट्टो साहब मकबूल थे तो कहा जाता था। अच्छा ये बात मकबूल कहाँ थे, फिर रह नहीं ना गए मकबूल, वो मसला तो ये पीटीआई है। ने चले अपनी कमर में खुद ही छुरा घोंपा है, उनको तो कोई दुश्मन वो की तो जरूरत आपकी नहीं, वो बात चलो वो बात 100% छोड़ देते हैं। अब सीट की बात कर लेते हैं। आमिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आईपीपी के साथ हो गया, एमक्यूएम के साथ हो गया, और मौलाना फजल रहमान के साथ हो गया, खटक साहब के बलूचिस्तान में बाप के साथ हो गया। अब आपके बाप तो जम हो गई। आप फर्क है, आप एक सोचें एक चीज़ पे 272 सीटें, उसमें 100 सीटों पे एडजस्टमेंट हो गई, तो वो नून लीग के लोग जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े थे, वो कहाँ खड़े हैं अब? वो कहाँ जाएंगे? इलेक्टेबल्स की गेम है वो सारी। कहाँ जाएंगे? इलेक्टेबल्स, आमिर भाई, आप जीत जिनको गए स्कोर कर रहे इलेक्शन हैं, तो सिर्फ वो आपका गेम। जो वज़ीर आज़म है, मुझे ये बताएं, जो लोग मेरा वज़ीर आज़म नहीं है, मैं तो आपको पॉलिटिकली आप तो एक एनालिस्ट, ऑब्जर्वेशन मैं तो शेयर कर आपको रहे हैं एज जो एनालिस्ट आपकी बात कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन है, बात मैं तो आपकी आपको सही है। एनालिस्ट बात कर रहा हूँ कि हमेशा इस वक्त analyst जो इनका जो तजिया होता है वो एक तरफ ही होता है ना। अब नहीं, ये वो बताएं, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर अब कर ये रहे हैं, बात- अपनी अपनी नहीं, नहीं, साहिब साहब observation कहते हैं की और पीपल आवाम पार्टी घर जीत जाएगी, बैठी मुझे क्या है इससे? अपनी ऑब्जर्वेशन बना रही है और अपनी सिमरन राय जीतेगी। रखती है। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लेस्को ने लाखों सारिफीन को ओवर बिलिंग का एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने लाखों सारिफीन में एक मेरी अम्मी का घर भी है, जिसमें सर्दियों में आप यकीन करें कि एक घर का लाख रुपए से ऊपर बिल आया। हुकूमत की गलती, वो गलती कहते हैं, हमारी गलती पे अम्मी की मीटर भी काट है के तो ले जाते फिर हैं। मेरी भी है, मेरे घर पे भी आया, आपके घर भी ओवर बिलिंग ओवर बिलिंग आई, लेकिन वो ठीक करा ली मैंने। खैर वो उसके लिए कितना मुसीबत करनी पड़ी वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये अगर इतराफ़ किया है तो इसकी जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं वो सिर्फ इस काम के लेते हैं कि 34 दिन की बिलिंग करें, 35 दिन की बिलिंग करें और ओवर बिलिंग डालकर उसमें आपका रेट जो है वो एकदम से डबल, क्योंकि स्लैब सिस्टम के तहत रेट लगाते हैं। बिल्कुल। पहला तो गवर्नमेंट को मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये इक्वल सिस्टम क्यों नहीं कर देते कि यूनिट चाहे दिन में है चाहे रात में है, सुबह में है शाम में, जितने रुपए का आप करते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, उतने का हो। ये रात को इतने घंटे से इतने घंटे तक और होएगा, इसमें सारा कपला है और इसमें सारी बेईमानी है, इसमें सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद आपके लाइनमैन जो हैं वो आपके साथ शामिल होते हैं और वो किसी को जो बिलिंग है वो तो कम भेजते हैं, भेजते रहते हैं, फिर क्या करते हैं, होता है उसका बोझ भी आप फिर पे आपको डाल कहते देते हैं हैं। ये डिफेक्टिव मीटर है, हाँ। हम आपकी बिलिंग कम करते रहे, ये डिफेक्टिव मीटर की एक दरखास्त दें, हम इसको डिफेक्टिव डिक्लेयर करते हैं, आप मीटर तब्दील करवा लें। बिल्कुल सही। ये तो काम हो रहा है यहाँ पे। तो लेस्को में बेईमानी ही बेईमानी है, अवाम की लूट मार, अवाम को इस लूट मार से बचाया जाए, इसको प्राइवेटाइज कर दिया। बेचारी आवाम पब्लिक रुक गए हैं, मैं तो कहता हूं इसको प्राइवेटाइज कर दिया। पब्लिक का करोड़ों रुपयों का टाइम नुकसान। याद होगा जब हम कहते थे प्रीपेड मीटर्स ले आए, सबको पता हाँ, कौन याद है कितना आपको? यूज करता है और कार्ड सिस्टम, वो आज तक हम रो रो के रह गए हैं। लेकिन लेस्को चूंकि अपनी घपले कम हो जाते हैं, करप्शन कम हो जाती है, तो कभी उस पर नहीं आएगा। सही साहब आपका क्या कमेंट है? हाँ सिमल, देखे ना, अपनी गलती पे लोगों को करोड़ों का नुकसान हो गया तो सिर्फ एक छोटा सा बयान आया है। मैं कहता हूँ आपका बिल जो है 10 दिन लेट हो जाए तो मीटर काट के ले जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्या उनको कोई कब सजा हुआ दी है इस जाएगी? मुल्क में, कब किसी ने अपनी एहतसाब पर जवाब मैं दिया? अक्सर देखता हूँ कि आप पुलिस में चले जाएं, एक्साइज में चले जाएं, जेल में, किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाएं, जितना बड़ा करप्ट होगा ना वो इतनी बेहतर नौकरी करता है, उसको सस्पेंशन का डर ही कोई नहीं, क्योंकि उसको पता है मैंने बहाल कहाँ से होना है, मैंने किसको मैनेज करना है, मैंने किस तरह काम करना है, किस तरह चीज़। आप देख लें, जहाँ मर्जी देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में देख लें, जो ईमानदार बंदा है वो पिसता है, वो बेचारा मुअत्तल हो जाए उसको कोई बहाल ही नहीं करता, उसकी बात ही नहीं सुनता, क्योंकि उसकी अफसरान तक रसाई नहीं है। बिल्कुल। तो जितने लोग करप्ट होंगे उतने वो बेहतर तरीके से नौकरी कर रहे होंगे, चाहे वो लाइनमैन हो, लाइन सुपरिटेंडेंट हो, एक्सीएन हो, एसडीओ हो, कोई सही भी कह हो। रहे हैं, करप्शन के बगैर हमारा सिस्टम कोलैप्स करता हुआ नजर आता है और ये सबसे बड़ी नहीं, बदकिस्मती कोलैप्स की करता हुआ बात है। नजर नहीं आता, लेकिन अभी निगरान हुकूमत ने साबित कर दिया करप्शन के बगैर भी काम हो सकता है। मुझे बताइए, हम लोगों ने ज़हनी तौर पे साहिब साहब बिल्कुल मैं ठीक कह रहे डिपार्टमेंट्स हैं। की बात कर रही हूँ, मैं भी डिपार्टमेंट्स की बात करता हूँ। डिपार्टमेंट्स किसके अंडर आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपने के? प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, लेस्को ऑलरेडी प्राइवेटाइज है। जिसने कहा? ये प्राइवेटाइज नहीं नहीं नहीं, ये प्राइवेटाइज कंपनी नहीं है। कौन है इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? ये सारे मुलाजम हैं, खुद ही मुलाजम है, खुद ही सारे ये बनाते हैं, अपने रूल्स बनाते हैं। ये कंपनीज हैं, डिस्कोस जिनको बोलते हैं, जी, ये कंपनीज हैं। ये कोई प्राइवेटाइज का मुलाजिम तो मतलब ये आप नहीं सरकार के ही है। रहते हैं ना, सेमी देखिए, मैं प्राइवेटाइज आपको कह लें या जो भी बहुत कह लें। सारे लोग हैं जो आपके साथ एट ए पोर्शन आपको लेना चाहते हैं। मसलन
आप बिलिंग के शोबे को लेना चाहते हैं, तरसील के शोबे को लेना चाहते हैं, प्रिंटिंग के शोबे को लेना चाहते हैं, तो इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। मुझे समझ नहीं आती है कि सरकारी मुलाजम होकर लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, मतलब लेस्को चीफ की तनख्वाह 62-65 लाख रुपए सिफराजा बता रहे थे। बिल्कुल सही, और पर्क्स अलग हैं। किस बात के? अगर कोई प्राइवेट बंदा दे रहा होगा 65 लाख रुपए किसी को, तो वो 1 करोड़ कोई 20 लाख के करीब का काम ले रहा है। लेकिन मुझे आज प्राइवेट जॉब करते हैं, रियलाइज हो गया कि आमिर भाई एक आइडियल वर्ल्ड में रहते हैं और बड़ी चीजों को फैंटेसाइज कर लेते हैं। इनसे प्यार से मासूम सी शक्ल बना के बोल दिया कि इसको प्राइवेटाइज कर दें। आज तक आप पीआईए को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप स्टील मिल का इशू हल कर प्राइवेट सेक्टर में भी लोग बैठे हैं, आज तक खत्म नहीं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग बैठे हैं, गाड़ियां लेके सारा दिन वेले बैठे रहते हैं, चुगली। सही बात है। सुई गैस महकमे का क्या हाल है आपके सामने, और घर चले जाते हैं, ना मीटर है, ना डिलीवरी है, ना गैस है। साहिब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो ईमानदार हैं वो जब मुअत्तल होते तो उनको बहाल कोई नहीं करता। नहीं, उनको बहाल ही कोई, उनकी और जो बेईमान है वो दंदनाते फिर रहे हैं शहर में, उनको पता है। सही बात है, जिसके पास पैसा है उसका काम चलता है, बेचारे गरीब आवाम रुलते चले आए हैं। लेकिन आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये ओवर बिलिंग का एतराफ़ किया है तो इसका मतलब ये एतराफ़ जुर्म है और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई आवाम को नजर आनी चाहिए। आवाम तो अभी तक इस गम से बाहर नहीं निकली कि हमें बिल देना पड़ता है और लेस्को मुलाजिमीन मुफ्त की बिजली इंजॉय करते हैं, वापडा मुलाजिमीन को मुफ्त की बिजली मिलती है। और अब अगर ये गलतियाँ वही मुलाजिमीन कर रहे हैं तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ एक नया टॉपिक हम डिस्कस करते हैं और आजकल मुझे लगता है कि जो टॉपिक आज मेरी टीम ने सेलेक्ट किया है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इशू बढ़ता चला जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे ऑनलाइन है। ये इशू बढ़ते चले जा रहे हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे करें और बच्चों को कंट्रोल कैसे करें। हमेशा इल्ज़ाम हमारी जनरेशन पर ये लगा दिया जाता है कि बच्चों को चुप कराना है तो ये मोबाइल देकर बैठा देते हैं, जो किसी हद तक मैं समझती हूँ कि दुरुस्त भी है क्योंकि बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि हम पेरेंट्स क्या करें जब आपने काम भी करना है, चीज़ें भी देखनी है, तो कैसे इस चीज़ को मैनेज करें, प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, बिल्कुल बंद भी नहीं करना चाहिए और किस तरह से उसका टाइम लिमिटेड रखते हैं, किस तरह से हम ये डिसाइड कर लें कि ये इतने पोर्शन में ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो बच्चों में बिगाड़ आ जाएगा, हम तरबियत से पीछे हटते चले जाएंगे। तो इसको समझने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी स्टडीज़ के साथ अपने एक्सपोजर को एक्सप्लेन करते हैं और कहीं ना कहीं जहाँ हर वक्त हमें ज़रूरत होती है थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की, थोड़ी सी चीज़ें सीखने की, ऐसे लोग बड़ा हेल्प करते हैं। वो चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हों, वो चाहे साइकोलॉजिस्ट हों, वो चाहे ऐसे लोग हों जो मुआशरे की ऑब्जर्वेशंस बड़े आसान अल्फाज में आवाम तक पहुँचाते हैं। और आवाम को समझाने के लिए ही मैं ख़ुद भी यहाँ बैठी हूँ, समझने के लिए कि आपको नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ आपको क्लिक कर जाए और आप समझ जाएं और आप उसको पल्ले से बांध लें और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएं। तो टॉपिक हमारा यही है जी, बच्चों में बेतहाशा जो मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, बेसिकली गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे लिमिटेड करें, क्या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए और अगर नहीं तो ऑल्टरनेट क्या मौजूद है। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात तहरा रुबाब साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे इन डिटेल डिस्कशन होगी और आपके जहन में जो भी सवाल चल रहे हैं मैं कोशिश करूँगा कि तमाम उनसे पूछ सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। प्लेजर में अपनी कॉफ़ी पकड़ लो। जी बिल्कुल, आप कॉफ़ी पकड़ें और कॉफ़ी सुबह सुबह जो है वो अक्सर लोगों की वीकनेस होती है। आई एम वन ऑफ देम। आई कैन नॉट स्टार्ट माय डे विदाउट कॉफ़ी। तो ये आपने अच्छा किया। ऐसे ही बहुत से लोगों की वीकनेस बन जाती है ये मोबाइल फ़ोन्स, ये गैजेट्स जो हैं, हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि आप यकीन करें सुबह उठते साथ ही सबसे पहला काम क्या होता है, हम अपना मोबाइल देखते हैं। सोने से पहले सबसे आखिरी काम क्या होता है, मोबाइल की तमाम नोटिफिकेशन चेक करके रख देते हैं। अब यही आदत हमारे बच्चों में भी आ रही है, कैसे इसको कंट्रोल करें? सिमल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रॉब्लम आज के दौर का है कि हमें लगता ये है क्योंकि हम ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं ना, बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बच्चों को ज़रूरत है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि बच्चा जो है ना वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर। ही कैन नॉट मेक चॉइसेस हिमसेल्फ। आप उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप उसको एक्सपोजर देते हैं, सिखाते हैं, तो उसको पता चलता है कि उसने क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं उसको, उसने क्या करना है, उसको क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा, और फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि वो अपनी चॉइसेस बनाना भी शुरू करते हैं। सो बच्चे को आप जिस चीज़ से एक्सपोज करते जाते हैं वो उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब चाहे वो किताबें, चाहे वो मोबाइल है,
चाहे वो राइम्स हैं, चाहे वो टीवी के ऊपर आप उसको कुछ लगा के देख रहे हैं, चाहे वो खिलौने, पजल, जो भी आप लगाएंगे, जो एक्सपोजर है ना, बेसिकली इन्वायरमेंट का हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में यूँ समझ लो आपके 80% रोल होता है इन्वायरमेंट का। जो इन्वायरमेंट आप किसी बच्चे के इर्द गिर्द बिल्ड कर देते हैं, उसकी पर्सनैलिटी उसी तरह से शेप होना शुरू हो जाती है। अब फाइन, हम मोबाइल से जान नहीं छुड़वा सकते, बिकॉज दैट इज़ द फैक्ट। वो लोग जो कहते हैं कि मोबाइल बिल्कुल ना दें, इट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि बिल्कुल क्यों ना दें। भाई आप अपने बच्चे को, हज़रत अली का कॉल है कि आप अपने ज़माने की तालीम मत दीजिए। आपका ज़माना अभी से कोई 20-30 साल पुराना ज़माना था। आज के दौर और तकाजे बड़े डिफरेंट हैं। अगर आप अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी से रुशनास नहीं करवाएंगे तो आप उसकी उतनी ज़हनी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं हो सकता पीछे। एग्जैक्टली। बट अब हमें ये भी पता है कि हम अगर जब उसको ज़्यादा एक्सेस में चीज़ें चली जाएंगी तो वो ज़्यादा ख़राबी की तरफ भी जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप हर वक्त खिलौने में लगा के रखेंगे बच्चे पे, तब भी एक और तरह का इम्पैक्ट आता है। हर वक्त किताबों में आप उसको लगा के रखेंगे, बच्चा किताबी कीड़ा बन जाता है। हर वक्त मोबाइल और गेम्स में रखेंगे तो बच्चा के बाकी चीज़ों। सो दिस टेल्स अस कि हमने इसको स्केड्यूल करना, थोड़ा ये हो, थोड़ा ये हो, थोड़ा ये हो, सारी चीज़ों का जो है फ्लेवर होना चाहिए, सो दैट एक ही चीज़ के ऊपर बच्चा जो स्टिक ना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो डैमेजिंग चीज़ है ना, वो ये है सिमल कि बच्चा जब 4-5 साल का हो जाए, आप उसका एक मोबाइल टाइम फिक्स करके उसको स्क्रीन दे दें, सारा कुछ दे दें, दैट्स वेरी वेरी फाइन और कोई प्रॉब्लम भी नहीं उसमें। आप थोड़ा टाइम सेट करें ताकि वो लर्न करे, वो सीखे और वो एक्सपोज हो चीज़ों से। मगर जब आप अपने पैदा होते बच्चे को मोबाइल पे लगा देते हैं, दैट्स द मिस्टेक एक्चुअली। अब बच्चा जो है मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपने उसके फीडर मुंह में लगाया हुआ है, या आप उसको वो कोई सीरियल खिला रहे हैं, दलिया खिला रहे हैं, जो कुछ भी खिला रहे हैं, वो बस खाया जा रहा है। ही इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग इट, क्योंकि तवज्जो कहाँ पे है, मोबाइल के ऊपर है। हाँ। अब वो टेस्ट उसको नहीं पता चल रहा, उसको वो उस फूड को एंजॉय नहीं कर रहा, वो सिर्फ एंजॉय किसको कर रहा है, वो जो आपने राइम लगाई हुई है या अभी कार्टून लगा हुआ, जो कुछ भी, वो फोकस उसके ऊपर है। सो उसको नहीं पता वो क्या खा रहा है, उस चीज़ के इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं, उसको टेस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे हम कर रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ खाना खा रहे होते हैं, हम टीवी देख रहे होते हैं साथ, तो वी आर नॉट फोकस्ड टू जोन आउट हो जाते हैं कि ओहो चाय कॉफी खत्म भी हो गई, एग्जैक्टली, बिकॉज़ वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट। और एक्सपीरियंस करना चीज़ों को जो है ना, दैट गिव्स यू द रियल मीनिंग ऑफ एनीथिंग। किसी भी, आपको खाने का टेस्ट करना है, आपको टीवी देखना है, किताब पढ़नी, जब तक आप उसको फॉर द सेक ऑफ डूइंग कर रहे हैं ना, इट इज़ नॉट गिविंग यू एनीथिंग, नथिंग। अच्छा, कितनी एज तक स्क्रीन या मोबाइल इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए? कम से कम कहते ये हैं कि जो 2 साल का टाइम होता है ना, बच्चे को आप कोशिश ये करें कि उसके बहुत पास स्क्रीन एक्सपोजर मत कीजिए। हाँ, वॉइसेस उसको बड़ी अट्रैक्ट करती हैं बहुत सारी, आप टीवी पे चीज़ें चलाइए, डोंट गिव हिम मोबाइल। मोबाइल की रेडिएशंस उसको इफेक्ट कर रही हैं। अब तो हमारे पास एंड्रॉयड टीवीज़ हैं, आप उसके ऊपर राइम्स चलाना चाहते हैं, आप उस पर फोनिक्स सिखाना चाहते हैं, वहाँ पे लगाइए। वो आपको एक सेफर कुशन दे देगा, और वो बड़े बच्चे के लिए भी आपको सेफर कुशन देगा कि चल क्या रहा है, देखा क्या जा रहा है, आपका कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपके पास इवैल्यूएशन के लिए आऊँ तो इन दोनों पॉइंट्स पे आप मुझे 10 आउट ऑफ 10 नंबर देंगी, क्योंकि मेरा बेटा 5 साल का है और 2 साल तक मैंने उसको मोबाइल नहीं दिया था। 1 साल के बाद स्क्रीन के ऊपर राइम्स लगाना शुरू कर दी, टीवी के ऊपर, फार फार अवे, जहाँ वो सिर्फ सुन पा रहा है। और अब मेरी दूसरी बेटी 11 माह की है और मैंने अभी तक उसको मोबाइल नहीं दिखाया। शी डजंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। हाँ, उसका भाई जब देख रहा होता है तो शी हेयर्स, ये आवाजें आती है, क्योंकि आप जितनी जल्दी बच्चे की सेंसरी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं ना, मसलन उसको चीज़ें पकड़ा के एक्सपीरियंस, खिला के एक्सपीरियंस, टच करवा के, और आवाज़ें और कलर्स उसके इर्द गिर्द, वो उसकी सेंसरी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। मसलन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप उसके इर्द गिर्द ये आवाज़ें और ये वो ना करें, ये ज़रूर करें, मगर उसका एक्सपोजर इतना करीब ना करें कि उसके आंखों पे सिर्फ वही चीज़ एग्जैक्टली, हाँ, उसके एनवायरनमेंट में वो चीज़ें उसको कहीं सुनती हुई नज़र आनी चाहिए, जो कि आप टीवी पे लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चा उससे भी सुन के सीख रहा है। मगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चे को सिखाती है वो है बच्चे के साथ आपकी बातचीत, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है। जब आप बच्चे को सारा दिन मोबाइल एक्सपोज करते हैं तो बच्चा हर दिन 200 लफ्ज़ ना सीखने के काबिल होता है। 200 लफ्ज़ का डेफिसिट होना शुरू हो जाता है उसकी वोकैबुलरी में, जब आप उससे खुद बात नहीं करते और वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है। उसकी ह्यूमन इंट्रैक्शन जो है वो हैम्पर हो जाती है। ये इतनी ज़रूरी, हमारे आने वाले दिनों के चैलेंजेस क्या हैं भला? हमारा सोशल
इंटरेक्शन जो है वो सबसे ख़राब होगा, क्योंकि हम मशीन डिपेंडेंट हुए जा रहे हैं। बहुत से स्कूल से भी ये कंप्लेन आती है कि बच्चा 4-5 साल का है बट अभी तक प्रॉपर बोल नहीं पा रहा। exactly. और फिर लोग जो हैं, मैंने एक एक्सपर्ट टीचर का ये ओपिनियन में शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्क्रीन, दे आर ग्लूड टू द स्क्रीन। उनको बात करनी ही नहीं है, बिल्कुल, दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस जो हमारे बचपन में हुआ था। एग्जैक्टली ऐसा ही है। एंड आप ये देखो कि मैं इवन आई वॉज हैविंग अ फ्रेंड हु वाज अ डॉक्टर एंड ही सेड कि यार मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, ही इज़ नॉट स्पीकिंग और उसकी लैंग्वेज मुझे अजीब सी लग रही। तो मैंने कहा यार क्या दिखा रहे हो ना मोबाइल पे, क्या चल रहा है ये वो। तो ही सेड कि हम लोग तो कोई चाइनीज़ चुम कुछ बनने वाली चल रही हैं चीज़ें और वो उसको देख रहा है। एंड ही वॉज डूइंग द सेम एंड ही वॉज स्पीकिंग द सेम इवन। इसको फिर कहा कि थोड़े से इसके कार्टून चेंज करो, इसके साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाओ, इसको इसके बहन भाइयों के साथ, जो इसकी बड़ी बहन है उसके साथ बैठाओ इसको, देन यू विल सी कि ये जल्दी लैंग्वेज इसकी ठीक होना शुरू होगी। दे डिड दिस और उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। फिर भी मैं ये बात कर रही हूँ, हम एक्सपोजर को ये नहीं कह रहे कि आपने करवाना नहीं है, मगर आपने कैसे करवाना है, क्या करवाना है, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। और उसमें जब टीवी में अभी आजकल हमारे जो मेरी एक फ्रेंड है उनकी बेटी माशाल्लाह से 11 महीने की है, बिल्कुल द एज ऑफ योर्स डॉटर। तो हमने उसको अब हम देख रहे हैं ना, तो शी कीप्स एवरीथिंग ऑन टीवी। वो बस वहाँ चल रहा है और वो खुद उसके साथ लगी हुई, उसने उसको वॉकर में डाला हुआ है और इधर उधर वो चीज़ें उसकी चल रही, बाकी सब कुछ भी चल रहा है और वो भी चल रहा है। शी इज़ नॉट फोकस्ड कि मैंने यही देखना है। और सही कह रही हैं आप। और इस चीज़ के लिए तायरा मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। आपके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, ख़ासतौर पर मदर के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है कि अपने टाइम आउट के चक्कर में बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। आप ज़रूर दीजिए, आपको भी टाइम आउट की ज़रूरत है, लेकिन वो कंटेंट क्या है, बच्चा देख क्या रहा है, उस पर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी जो मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ पिछले 3 साल से, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। और टिप क्या है आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि बच्चों में मोबाइल और स्क्रीन का बेतहाशा इस्तेमाल, उसे कंट्रोल करने का तरीका और कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, टॉपिक पर हम बात करें। और मैंने कहा था कि मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी, और ये छोटी सी टिप है। इतनी ऐप्स अवेलेबल हैं आपके प्ले स्टोर पे, आपके iOS ऐप स्टोर के ऊपर, जहाँ जो आप डाउनलोड कर सकते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को फ़ोन दिया है, उस ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं कि बच्चा क्या देख रहा है, कौन सा कंटेंट वो फॉलो कर रहा है, कौन सी गेम वो देख रहा है। एंड इफ़ यू कीप एन आई ऑन इट, दैट्स द की टू इट, कि आप सिर्फ ये देख लें कि वो क्या कंटेंट देख रहा है, किस किस्म के कार्टून्स देख रहा है, किस किस्म की गेम्स देख रहा है, तो 80% मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। क्योंकि आपको खुद ब खुद रियलाइज़ होगा कि ये देखना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए। जब आप अपने बच्चे के साथ वो स्क्रीन टाइम शेयर करना शुरू कर देंगे ऑब्जर्वेशन में, तो चीज़ें हल होना शुरू हो जाएंगी। ये मेरी टिप है आपको, और एक्सपर्ट के टिप्स देते हैं उनसे जानते हैं वैसे मेरी टिप कारामद होगी या नहीं। नहीं, दिस इज़ रियली गुड टिप। और ये बहुत एक्चुअली दिस इज़ द की कि आपने, हम पहले भी तो यही बात करेंगे ना, आप प्लान करेंगे आपने दिखाना क्या है। तो ये दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप वो बच्चा देख क्या रहा है। और अक्सर जो है ना सिमल, जो एक चीज़ है वो है ज़िद का एलिमेंट। उस ज़िद के एलिमेंट की वजह से जो है ना माँ बाप मजबूर होकर बच्चे की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करते हैं। और वो जिद मैनिफेस्ट कैसे होती है? उसके रोने से। अच्छा, तो उसके क्या करें? अक्सर पेरेंट्स का दिल पिघल जाता है, या हम कहते हैं कि इसको ज्यादा रोने देंगे तो बच्चा ढीठ हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही, फिर तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। बट व्हेन वी गिव इन, हाँ, तो फिर हम अपना एग्जैक्टली एक चीज़ होती है टफ लव। और आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करें तो दे आर रियली गुड इन ट्रेनिंग देयर किड्स। वो बड़ी अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं। टफ लव जो है, इट्स लाइक कि आपने जो चीज़ अपने बच्चे को देनी है ना, उस पर आपने जिद नहीं करनी ना, उसको नो कह के फिर देना। हाँ, वो दे देनी है कि ये देनी है। हाँ। अच्छा, जो नहीं देनी, वंस यू सेड नो, तो फिर इट्स अ नो। फिर आप वो बच्चा रो रहा है, वो आपको क्लिंगी हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेट रहा है ज़मीन पे, कुछ भी कर रहा है। बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर का ना एक स्ट्रक्चर होता है। जब आप बच्चे को रोकने की कोशिश करते हैं, इट गोज टू द पीक, वो इतना ऊंची रोएगा कि आप इरिटेट हो जाएंगे। दैट्स द पॉइंट जो आपका ब्रेक डाउन भी हो सकता है। एग्जैक्टली, अगर आप वहाँ गिव अप कर गए तो फिर आप
यूं समझ लें कि ये बैलेंस आपके हाथ में नहीं आने वाला। सो अब आपने जब ना कह दिया है ना, वो आप फिर उसको नो पे ही रखें, स्ट्रिक्ट, एग्जैक्टली, उसको रोने दें। जब वो पीक पे गया ना, उसने ऑटोमेटिकली नीचे आ जाना है, और तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। एंड देन डोंट, एग्जैक्टली, डोंट गेट इनटू वो जो एक होती है ना डिस्कशन और डायलॉग और बातचीत, मुझे चाहिए, माँ आगे से कहती नहीं मैंने नहीं देना, मुझे चाहिए मैंने नहीं देना, डोंट डू दिस। यस, ये बिल्कुल मत कीजिए। बस आपने नो कह दिया, आप अपने काम करते रहें, वो रोता रहेगा। जब तक आप ये टिक टिक लगा के रखेंगे, उसके साथ उसको जवाब देते रहेंगे, बच्चा विल गेट द अटेंशन, क्योंकि यही उसका पर्पस है। सो आपने इसको कट शॉर्ट कर देना है। बच्चा विल ब्रिंग यू टू द पॉइंट जहां आप कन्विंस हो जाएंगे। एग्जैक्टली, आप कन्विंस हो जाएंगे। पेरेंट्स आपस में बहस और जो बेनिफिट बच्चों को जाता है, एंड देन एक कह रहा नो, एक कह रहा अच्छा यार दे दो। जब आप बाप ने या माँ ने, दोनों में से हो सकता है कि, क्योंकि माँ बाप भी गलती कर सकते हैं, उस वक्त वो एक चीज़ गलत हो रही हो, मगर आप अगर उसको रोकना भी चाहते हैं तो आप काइंडली इशारों में बात करके रोक सकते हैं। लाउडली मत कीजिए, ताकि बच्चा उसको समझे ना कि जी आप दोनों का भी आपस में इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ये आप मत कीजिए। आप दोनों का एक पॉइंट के ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी। अक्सर जो है बच्चे बाप के साथ उनका ताल्लुक थोड़ा सा इसलिए अच्छा होता है क्योंकि बाप थोड़ा सा रात को घर आते हैं, फिर वो जाते हुए बच्चों की याशियाँ भी बड़ी उनके साथ होती हैं, और माँ के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप होता है बच्चों का, गुड कॉप बैड कॉप चल रहा होता है, क्योंकि वो हर वक्त टाइट रखती है उनको। अच्छा, अब जब बाप आ जाते हैं ना, तो बच्चा स्टार्ट्स गिविंग हिम कंप्लेंट्स, जो सारा दिन अम्मा ने ये भी किया, ये भी किया। अब दैट इज द पॉइंट जहाँ पे बाप अगर चाहे तो अपनी जो वाइफ हैं, उनकी मदर जो हैं, उनके बारे में बच्चे को सही एजुकेट कर सकता है, बिकॉज द लव बॉन्ड इज देयर, और वो सुन लेगा उसको। मगर अगर बाप ने भी हाँ ये तो तुम्हारी अम्मा ने अच्छा नहीं किया, अच्छा ऐसे किया, तो मैं पूछूंगा उससे, मैं पूछूंगा, एग्जैक्टली, मैं पूछूंगा उससे। ये जो लफ्ज आप कह देते हैं, तो देन इट्स लाइक कि बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये जो है ना, ये तो इस पार्टी, हाँ ये तो अम्मा को भी पूछ लेंगे। सो ये आपने चीज़ें नहीं करनी, बल्कि बच्चे को जो है वो आपने समझाना है कि अम्मा ठीक कह रही थी इस चीज़ के ऊपर। जब हम मोबाइल देने की बात करते हैं तो कोशिश ये करें कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर, जैसे 1.5 और 2 ईयर्स तक, तो मोबाइल का एक्सपोजर थोड़ा सा डिस्टेंस, जैसे टीवी की हमने बात की, डिस्टेंस पे रखिए। दिन में कितने घंटे होना चाहिए आपकी? घंटा जो है वो कम से, छोटे बच्चों के लिए तो हाफ एन आवर इज़ मोर देन एनफ। अगर आप जैसे 4-5 साल बच्चे की बात करते हैं तो हाफ एन आवर इज़ मोर देन एनफ फॉर देम, क्लोज एक्सपोजर के साथ। और बाकी जो चीज़ें हैं, रूटीन को सेट कीजिए कि अब उसने ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, मदरसा जाना है, और देन उसने मोबाइल देखना है। मोबाइल शुड बी हिज एंटरटेनमेंट एंड इट शुड बी कंडीशन विद अदर थिंग्स। आपने उसको उसकी पढ़ाई के साथ, उसकी बाकी एक्टिविटी के साथ, रूम को सेट करने के साथ एसोसिएट कर देना, उसका रिवॉर्ड है ये। जब आप उसको रिवॉर्ड के तौर के ऊपर देंगे तो वो भी उसको वैल्यू करेगा, जब कभी, हाँ एंजॉय भी करेगा। एंड देन फिर आप जब उसको विड्रॉ करना चाहेंगे तो आपके पास बड़ा रीजन होगा कि आज आपने अपना यूनिफॉर्म अपनी जगह पे नहीं रखा था, तो फिर मोबाइल जो है वो आपको आज ये कॉन्सेप्ट जो है ना, आप जब वेस्टर्न कंट्रीज की बात करती हैं तो मैं उनसे बहुत सी चीज़ों में इंस्पायर होती हूँ, ह्यूमन इंटरेक्शन, सोशली जिस तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन वहीं पर बच्चों में जो एक कॉन्सेप्ट है उनका, यू आर ग्राउंडेड। हाँ, इट्स नॉट अबाउट दैट यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर नहीं जाना। ग्राउंडेड का मतलब चीज़ें भी हो सकता है। यू आर ग्राउंडेड फॉर मोबाइल, आप ग्राउंडेड हैं, आप ये गेम नहीं खेल सकते। हाँ, आप ग्राउंडेड हैं कि आपका आज का टाइम खत्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट अगर आप अपने बच्चे को सिखा देंगे तो वो एक कॉन्स्टेंट जो तलवार लटकेगी ना कि हाय मैं ग्राउंड हो जाऊंगा, मैंने बाकी चीज़ें भी करनी, ये बड़ा मैटर, ये बहुत मैटर करता है। और ये तब ही आता है, इसी को हम टफ लव बेसिकली कहते हैं, कि हमारा बच्चा रोता है ना तो हम इर्द गिर्द के मोहल्ले वाले लोग बड़े हमें टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट क्रिटिसिज्म इज वेरी पेनफुल फॉर पेरेंट्स। और उसमें एम्बैरेसमेंट और शर्मिंदगी हो रही होती है क्योंकि बच्चा रो रहा है। अब सब हाय कितना रोला रही है, देखो कैसी जालिम माँ है, कुछ तो इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। तो अब वो बेचारी माँ मजबूर हो जाती है कि वो एक मोहल्लेदारों को क्या कहना है, घर में नाना नानी दादा दादी भी कह रहे होते हैं। सो इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सब लोग भी स्टेज से गुजरे हैं। द मदर हु इज डीलिंग विद दैट चाइल्ड, शी नोज वेरी वेल कि अभी क्या कर रही है वो। आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगर आपके घर में कुछ इस तरह के पढ़े लिखे रूल्स, जैसे आप अपनी माशाल्लाह आपने शेयर किया, दैट वाज वेरी गुड, उस तरह के कुछ रूल्स हैं जो कि बच्चों के लिए आपने बनाए हुए हैं, और उसको फॉलो करना दादी दादा नानी नाना सबका काम है। यस, एक चीज हमेशा याद रखिए कि हर बंदे ने बच्चे को डांटना नहीं। डांटने वाला काम, हथियार जो एक ही किसी के पास होना चाहिए, एंड दैट शुड बी द मदर मे बी, और अगर फादर है तो मदर, हाँ नॉर्मल।
बाकी सब ने उनको सपोर्ट करना है, फादर या मदर को सपोर्ट करना है, ताकि बच्चा जो है ये ना समझे कि मुझे यहाँ पे जाके कुशन मिल जाना, मेरी गलती को इसने संभाल लेना, इसने संभाल लेना। नो, हाँ, आपने बच्चे को कुशन जरूर देना कि यस, लेकिन बेटा ये गलत ही था, ये गलत, और मदर को गलत मत कहें, मदर को गलत कभी मत कीजिए। एग्जैक्टली, बिकॉज उनकी अथॉरिटी चैलेंज हो जाती है जब आप बच्चे को। कि मदर्स गलत नहीं होती हैं, कभी कभी हमसे भी गलतियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ये बाद में रियलाइज भी। जैसे हम शाउट करते हैं, हम बच्चों के सामने गालियां निकाल देते हैं, बच्चों के सामने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ लड़ाइयां शुरू कर देते हैं। दीज आर द थिंग्स जो बच्चा पिकअप कर रहा है, आपको पता है। बिल्कुल सही, तो इन चीजों को हमें कंट्रोल बड़ी करने की जरूरत खूबसूरत होती है। टू द पॉइंट बातें की हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने, और यकीन करें कि आप जितना मर्जी सोच लें कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे इनके पॉइंट से भी बहुत सी चीज़ें क्लिक की हैं जहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर आप लोग जो देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि बात ठीक है, हमें भी इस पर काम करना शुरू करना चाहिए ताकि बच्चे की परवरिश बेहतर अंदाज में हो सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ टाइम खत्म हुआ, मुझे आपसे इजाज़त लेना होगी। मेरी और आपकी मुलाकात आज रात को 8 बजे होगी न्यूज़ नाइट में, और आपकी अना से मुलाकात होगी सिटी एट 10 में कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।